दोस्तों नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 को हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने एक हाथी और एक नागौर की गवर्नर की बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी? तो वो था आपका किसलू खां। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिल्ली के सुल्तान बहराम शाह की हत्या के बाद किसलू खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया, परंतु तुर्क अमीर राजवंश में परिवर्तन नहीं चाहते थे। उनके विरोध के भय से एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना था। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। पहला है फतुहात ए आलमगीरी, जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी ईश्वरदास नागर के द्वारा, तीसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरा है मासिर ए आलमगीरी, जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी साकी मुस्ताद खां के द्वारा, फोर्थ राइट हो जाएगा। और अगला है आलमगीरनामा। ठीक है, तो आलमगीरनामा लिखी थी मोहम्मद काजिम के द्वारा, पहला राइट हो जाएगा। और अंतिम है मुंतखब उल लुआब, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी गई है। तो मुंतखब उल लुआब का संबंध हो जाएगा आपका खफी खां से, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कोई आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यानी फतुहात ए आलमगीरी को ईश्वरदास नागर ने औरंगजेब के समय लिखा था, तथा मासिर ए आलमगीरी की रचना औरंगजेब ने के ही समय साकी मुस्ताद खां ने की थी। और आलमगीरनामा औरंगजेब के का जो सरकारी इतिहासकार था मोहम्मद कासिम ने लिखा, और मुंतखब उल लुआब को खफी खां ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। पहला है तबकात ए नासिरी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, बहुत बार पूछी गई है। तो तबकात ए नासिरी लिखी गई थी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबकात ए नासिरी लिखी थी मिनहाज उस सिराज के द्वारा, फोर्थ राइट हो जाएगा। और तारीख ए फिरोज शाही जो लिखी गई थी वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, यानी दूसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अंतिम है तारीख ए हल्फी, जो लिखी गई थी ये मुल्ला अहमद के द्वारा लिखी गई थी। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने किया था, और तबकात ए नासिरी को मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। और तारीख ए फिरोज शाही सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए किया था। और तारीख ए अल्फी मुल्ला अहमद की कृति है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वप्रथम किसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया था? तो भारत में इक्तादारी जो व्यवस्था था उसका आरंभ किया था मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत में तुर्कों के आक्रमण के साथ ही इक्तदारी प्रथा का आरंभ हुआ, और तुर्क शासक अपने सरदारों को वेतन के बदले भूमि का माप आवंटन करते थे। और भारत में इक्तदारी प्रथा का प्रारंभ जो है मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तुर्कान ए चहलगामी का दमन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुर्कान ए चहलगामी जो 40 सदस्यों का एक संगठन था उसका दमन किया था बलबन के द्वारा, और बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तुर्कान ए चहलगामी जो 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था, इसका गठन इल्तुतमिश के समय हुआ था, और इस संगठन का दमन बलबन के समय हुआ था। अगला है, सूफीवाद में सर्वप्रथम फना शब्द का प्रयोग किया था? तो सूफीवाद में सर्वप्रथम जो फना शब्द है उसका प्रयोग किया था अबू यजीद ने, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फना की अवस्था को सूफी स्वतः के विनाश की अवस्था अथवा सांसारिक प्रवृत्तियों के विनाश की अवस्था कहते हैं। और अबू इब्न यानी अबुल खैर के अनुसार यह अवस्था ईश्वर एकता की प्राप्ति की प्रारंभिक अवस्था है, और इस अवस्था को फना वी अल्लाह कहते हैं। फना की अवस्था के पश्चात सूफी अंतिम अवस्था में प्रवेश करता है, जो बका की अवस्था कहलाती है। और अबू यजीद ने फना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद से नहीं जुड़ा है? तो सूफीवाद से जो नहीं जुड़ा है वो है आपका उलेमा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी उलेमा मुस्लिम धार्मिक लोगों को कहा जाता था, जो कुरान के विशेष जानकार होते थे, जबकि खानका, पीर और शेख जैसे शब्द जो है सूफीवाद से जुड़े हैं। सूफी लोग कुछ हद तक धर्मनिरपेक्ष होते थे और दूसरे धर्म के लोगों को भी आदर देते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? तो अफीम खाकर आत्महत्या करने वाला जो शासक था वो था आपका शाह बेगम।
यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1605 ईस्वी में जहांगीर मुगल बादशाह बना और उसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। और उसका प्रथम विवाह जो हुआ था वो था 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। और खुसरो इसी मानबाई का पुत्र था और जहांगीर की नशे की आदतों से परेशान होकर जो है मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली और जिसका मकबरा इलाहाबाद के खुसरो बाग में स्थित है। इसी मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? तो दरोगा ए तोपखाना के नाम से जो जाना जाता था वो था आपका मीर आतिश। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं मीर आतिश को मुगल प्रशासन में दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था। यही शाही तोपखाने का प्रधान था, लेकिन यह मंत्री पद नहीं होता था। इसकी सिफारिश पर महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति होती थी और मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी से प्रदान की थी? तो शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की थी? वो था आपका लाल खां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जहांगीर के बाद 1628 ईस्वी में शाहजहां मुगल बादशाह बना। वह एक शक्तिशाली शासक था और जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था, लेकिन शाहजहां स्थापत्य कला को अधिक पसंद करता था। संगीत में भी उसकी रुचि थी। उसने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? तो तुर्की जनजातियों में जो शामिल नहीं है वो है आपका संसबनी। ठीक है, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी 8वीं सदी में तुर्की के मध्य एशिया से हटना प्रारंभ किया गया और एक के बाद एक राजुक, गुज्ज, खिलाई, इलवारी, करलूग आदि विभिन्न तुर्क जातियाँ इस्लामी प्रदेशों में प्रवेश करती चली गई, जहाँ उन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। और संसबनी का संबंध तुर्क जनजातियों से नहीं है, मोहम्मद गौरी इसी वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। ठीक है, ये राइट नहीं है, बाकी तीनों राइट है। आप देख सकते हैं अकबर समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा या एक घोषणा पत्र जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया और इस पर 5 उलेमाओं द्वारा या फिर इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। इससे राज्य में उलेमा के अधिकारों में कटौती हो गई थी। अगला है हमारा, अकबर के शासनकाल में गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो गोंडवाना जो अभियान हुआ था अकबर के शासनकाल में उसका नायक था आसफ खां। ठीक है, वो नायक था आसफ खां। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी गोंडवाना का हिंदू राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों से लेकर दक्षिणी भारत की सीमा तक फैला हुआ था और उसका शासक जो है वीर नारायण, संरक्षिका रानी दुर्गावती थी। और 1564 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों ने गोंडवाना पर अधिकार कर लिया और यहाँ से प्राप्त धन को आसफ खां ने रख लिया था, जिससे अकबर काफ़ी क्रोधित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है, 3GT PGT यहाँ तक कि CTET में भी। तो अपने आप को खलीफा घोषित किया था वो मुबारक शाह खिलजी। यानी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं अप्रैल 1316 को उसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और अल इमाम उल इमाम और खलीफत उल लह की उपाधियां ग्रहण की थी। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है। सॉरी, यहाँ पे राइट कौन सा है ये पूछा गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी फादर मॉन्टेरेट। ठीक है, फादर मॉन्टेरेट जो है अकबर के शासनकाल में भारत आया था। यानी फादर मॉन्सेरेट एक पुर्तगाली विदेश यात्री था जो 1580 ईस्वी में फादर एक्वाविवा के साथ अकबर के दरबार में आया था। उसने अकबर के चरित्र एवं व्यक्तित्व का विशद वर्णन किया है।
और फादर मोंसरेट को अकबर ने शाहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा है, तो हुमायूं का मकबरा के संबंध दिल्ली से हो जाएगा, यानी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। आप देख सकते हैं बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं क्या था, सबसे बड़ा था, और बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में वह हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा, लेकिन 1540 ईस्वी में शेरशाह ने उसे गद्दी से बेदखल कर दिया और हुमायूं 1556 ईस्वी में पुनः हिंदुस्तान का बादशाह बना, यानी 15-16 साल उसने निर्वासित जीवन जिया, और उसी वर्ष सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु उपरांत दिल्ली में उसका मकबरा बनाया गया, और उसकी पहली पत्नी हाजी बेगम इसका निर्माण कराई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबा फरीद उद्दीन गंज ए शक्कर का मकबरा स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा पाटन में। बाबा फरीद उद्दीन गंज ए शक्कर का जो मकबरा है वो पाटन में है, और पाटन कहाँ है आप देख सकते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर का जन्म कहटवाल यानी मुल्तान में हुआ था। इनको निर्जनता बहुत प्रिय थी, इसीलिए इन्होंने अपना निवास स्थान दिल्ली से दूर बनाया। इनका मकबरा पाक यानी पाटन पाकिस्तान का आधुनिक पंजाब प्रांत में स्थित है। ये चिश्ती मत के प्रतिष्ठित सूफी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, तुलसीदास समकालीन थे, तो तुलसीदास जो थे किसके समकालीन थे भाई? तुलसीदास आपको अकबर के समकालीन माने जाते हैं। यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, लेकिन इनका अकबर के दरबार से कोई संबंध नहीं था, यानी तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के कवि थे तथा उन्होंने श्री रामचरित मानस की रचना अवधी भाषा में किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि श्री रामचरित मानस की रचना तुलसीदास ने कौन सी भाषा में की थी, तो वहाँ पे अवधी भाषा होगा, जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ के परिवार की कथा का वर्णन किया गया है। और अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर का मकबरा स्थित है, तो अकबर का जो मकबरा था वो सिकंदरा में स्थित है। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। वह 1556 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह बना। उन्होंने मुगल शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया और अकबर योग्य शासक था। हिंदी का विकास इसके शासनकाल में अधिक हुआ और इसके मकबरे का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? तो अमीरुल मोमिनीन की जो उपाधि धारण की थी वो की थी अकबर के द्वारा। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुगल बादशाहों में अकबर काफ़ी शक्तिशाली था। उसने धार्मिक सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए महजरनामा जारी करवाया था। उसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि भी धारण की थी। किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा की गई थी, यानी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक षड्यंत्र था अबुल फजल की हत्या। ठीक है, आप देख सकते हैं अकबर के 9 रत्नों में अबुल फजल का महत्वपूर्ण स्थान था। जहांगीर अकबर का पुत्र था, उसे यह शंका थी कि अबुल फजल उसके खिलाफ अकबर को भड़काता है, इसीलिए उसने वीर सिंह देव बुंदेला से 1602 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो शिवाजी का संबंध है आपका मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं बहमनी राज्य के विभाजन के बाद 5 राज्य हुए थे और जिसमें अहमदनगर भी एक राज्य था। मलिक अंबर यहाँ का वजीर था और वहाँ का शासक मुर्तजा द्वितीय था। उसकी राजस्व प्रणाली काफ़ी उत्तम थी और वह रैयतों से सीधा संपर्क करता था। इसी व्यवस्था को रैयतवाड़ी प्रणाली कहा जाता था। शिवाजी ने भी वही प्रणाली अपनाई थी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर के पदच्युति के पश्चात निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों को शक्ति समाप्त कर दिया था? तो सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त करने वाला था वो था आपका तुरानी।
यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं रोशन अख्तर सैयद बंधुओं हिंदुस्तानी गुट के सहयोग से सितंबर 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह की उपाधि धारण के साथ मुगल राज शासन पर बैठा और मोहम्मद शाह के शासनकाल में तुरानी गुट के नेता निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ जो है षड्यंत्र की शुरुआत हुई थी और 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। तो देख लेते भाई, पहला सूची और सेकंड सूची में मिलाना है। पहला आपका बीकाजी, तो बीकाजी का संबंध बीकानेर से हो जाएगा। होशंगाबाद का संबंध आपका हो जाएगा मांडू से। अहमद शाह का संबंध हो जाएगा आपका बीदर से और प्रताप रुद्र का संबंध आपका हो जाएगा ओडिशा से। यानी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अहमद शाह बीदर, इसे दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा होशंगा शाह ने मालवा के मांडू को स्थापित किया था और प्रताप रुद्रदेव ओडिशा का शासक था और बीकाजी ने बीकानेर राज्य पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ़कीर अजीजुद्दीन किसके शासनकाल में विदेश मंत्री थे? तो फ़कीर जो अजीजुद्दीन थे वो थे आपके रणजीत सिंह के शासनकाल से संबंधित। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पंजाब में कुल 12 मिसलें यानी राज्य थे, जिसमें सुकेर चकिया मिसल का संबंध राजा रणजीत सिंह से माना जाता है। रणजीत सिंह ने धीरे धीरे करके सभी मिसलों को जीत लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। वह धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसने प्रशासन में सभी धर्मों के लोगों को प्रमुख स्थान दिया और फ़कीर अजीमुद्दीन उसका विदेश मंत्री था। अगला क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। तो इसे देख सकते हैं आप लोग, 1747 का संबंध है आपका अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण से। 1708 का संबंध हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु से संबंधित है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है और 1760 का संबंध हो जाएगा आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था। 1760 मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेट पूछी गई है। और 1761 में पांडिचेरी का पतन। आप देख सकते हैं यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1747 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह मुगल बादशाह बना था। और 1708 ईस्वी में दक्षिण भारत जाते समय नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई थी। और 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच और यहीं से फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो गया था। और 1761 ईस्वी में पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। तो ये था आपका वास्को डी गामा से। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के केरल राज्य में स्थित कालीकट में उतरा। कालीकट के राजा ने उसका स्वागत किया और वास्को डी गामा भारत आने पर कहा कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। अगला है, शहजादा खुसरो को दफनाया गया था। तो शहजादा खुसरो को कहाँ दफनाया गया था भाई? तो यहाँ पर इसे इलाहाबाद में, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जहांगीर की जो प्रथम पत्नी थी मानबाई भगवान दास की पुत्री थी और शाहजादा खुसरो इसी मानबाई का क्या था? पुत्र था। और जहांगीर और खुसरो में मतभेद थे, यानी आपस में इन दोनों की नहीं बनती थी, पिता और पुत्र की। और खुसरो की आकस्मिक मृत्यु के बाद जहांगीर ने उसे दफनाने के लिए इलाहाबाद भेज दिया था, जहां आज भी खुसरो की कब्र है। इसी के नाम पर इलाहाबाद में खुसरो बाग भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकीले मुतालिक का पद प्रदान किया था? तो वो क्या था? मोहम्मद शाह के द्वारा। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं हैदराबाद में स्वतंत्र आसफजाही वंश की स्थापना मोहम्मद शाह यानी मुग़ल बादशाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार चिनकिलिज खां निजामुल मुल्क ने 1724 में की। मोहम्मद शाह ने 1722 ईस्वी में चिनकिलिज खां को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी और वकीले मुतालिक का पद प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रनगर एक है। भाई चंद्रनगर का संबंध फ्रेंच कॉलोनी से हो जाएगा क्योंकि चंद्रनगर फ्रेंच कॉलोनी थी। यानी बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में जो फ्रांसीसी थे भारत में देर से आए थे।
1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक जो थे फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी को नगर के रूप में विकसित किया तथा 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार यानी शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1690 से 92 को चंद्रनगर की स्थापना की गई और फ्रांसीसी इसे एक कॉलोनी के रूप में उपयोग करते थे। अगला है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है। तो बंगाल का वो कौन सा नवाब था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने यूरोप की तुलना, ठीक है, मधुमक्खियों से की है। तो यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी आपके अलीवर्दी खां ने। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यानी 1741 ईस्वी में बिहार का जो नायब सूबेदार अलीवर्दी खां एक विद्रोह द्वारा बंगाल का नवाब बन गया। इसकी स्वीकृति उसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से प्राप्त कर ली और अलीवर्दी खां योग्य शासक था। उसने कलकत्ता से अंग्रेज़ों को निकाल दिया। उसका विचार था कि यूरोपीय जो है मधुमक्खी हैं, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। ये अलीवर्दी खां का मानना था। अलीवर्दी खां की बात भविष्य में क्या हुई थी, सत्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था। तो स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था आपका सआदत खां। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम के कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैला अवध का सूबा एक विस्तृत और समृद्धशाली क्षेत्र था। अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान मुल्क था। उसने मोहम्मद शाह के समय मुगल राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और मुंबई के ऊपर पर्यवेक्षीय पदाधिकार प्रदान किए थे। तो वो एक्ट था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। यानी 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों बंगाल पर पूरी तरह अपनी सत्ता कायम कर ली और इसी के साथ प्रशासन करना भी आरंभ कर दिया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई को भी लाया गया और गवर्नर जनरल को व्यापक अधिकार भी प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो कहाँ हुई थी, वो हुई थी कलकत्ता में। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बंगाल में, ठीक है, यानी भारत में प्रथम एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल यानी कलकत्ता में 1784 में हुई थी। सर विलियम जोन्स ने इस संस्था को स्थापित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डेट भी इंपोर्टेंट है, पूछी गई है कब हुई थी और किसने की थी। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी। आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बाद में इस संस्था में विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, संताल विद्रोह कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो संताल विद्रोह का संबंध है आपका राजमहल से। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजमहल जिले में संताल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन तथा जमींदारों एवं साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया तथा सिद्धू और कान्हू जो इसके नेता थे, ठीक है, के नेतृत्व में कंपनी के शासन के अंत करने की घोषणा कर दी और ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए 1856 ईस्वी को संताल विद्रोह का दमन कर दिया। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है आपका आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। दूसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। और थियोसोफिकल सोसाइटी आपको पता है कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। तीसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। पहला यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद आदि ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापित किया था और भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन द्वारा 1879 ईस्वी में तथा थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट के द्वारा 1875 ईस्वी में और सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने प्रतिस्थापित किया था।
अगला क्वेश्चन है 1665 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में लिया था? तो बम्बई को अपने अधिकार में लिया था जेरल्ड अंगियर के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जेरल्ड अंगियर। आप देख सकते हैं 1665 ईस्वी में जेरल्ड अंगियर ने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया। आरंभ में यह एक सामान्य सा नगर था। बम्बई नगर को स्थापित करने का श्रेय जेरल्ड अंगियर को ही दिया जाता है। कालांतर में अंग्रेजों ने इसे एक व्यापारिक नगर के रूप में विकसित किया और जॉब चार्नोक ने कलकत्ता नगर को बरसाया था। ठीक है, यानी कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नोक ने। अगला क्वेश्चन है 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? तो 1857 के गदर के समय जो बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर था वो था आपका हेल्से। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर जनरल हेल्से था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा अपने अंग्रेज एजुडेंट ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा लेफ्टिनेंट बाग को तलवार घोंप कर मार डाला था। मंगल पांडे उस समय बैरकपुर की 34th यानी 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। बहुत बार पूछा गया है, तो मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे तथा चर्बी प्रकरण से दुखी थे, जिसके कारण उन्होंने यह हत्याएं की थी और बाद में अंग्रेजों ने 34वीं रेजिमेंट को तोड़ दिया और मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। अगला क्वेश्चन हमारा दामन एक कोह से आशय है। तो दामन एक कोह का संबंध आपका संताल बाहुल क्षेत्र से है। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दामन एक कोह के आशय संताल बाहुल क्षेत्र से है। दामन एक कोह का क्षेत्र जो है अंग्रेजों द्वारा निर्धारित किया गया था। वह भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दामन एक कोह का निर्माण संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। अगला है किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ एग्जाम में आगे ही पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी आपके डिज़राइली के द्वारा। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो थे पॉम्स्टन, जबकि बेंजामिन डिज़राइली सदन में विपक्ष का नेता था। उसने इस भारतीय संगठित विद्रोह पर इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला है हमारा द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 से 1859 पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी ये पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 नामक पुस्तक का लेखन कार्य कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी यानी जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार व राजनीतिक विचारक थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से प्रेरित होकर इन्होंने इस पुस्तक का संकलन किया था। इनकी अन्य पुस्तकों की बात करें तो 1861 में प्रकाशित दास कैपिटल भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। और बी.डी. सावरकर की जो प्रसिद्ध कृति है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है, ये है, और ये है आपकी दूसरी जो है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। थोड़ा सा सस्पेंस है, ठीक है, कार्ल मार्क्स और वी.डी. सावरकर में। अगला क्वेश्चन है M17 संबंध है। तो M17 का संबंध हो जाएगा मुंडा जाति से, यानी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार की जातियाँ और जनजातियाँ निवास करती थी, जिनको इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न संकेतों से इंगित किया है। इसी के तहत मुंडा जनजातियों को M17 नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो वो था आपका अमृता शेरगिल। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, नंदलाल बोस थे यहाँ पे, ना कि अमृता शेरगिल। यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, नंदलाल बोस। आप देख सकते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला के क्षेत्र में काफ़ी ख्याति प्राप्त की थी। उनके शिष्यों में नंदलाल बोस भी थे। वे 1907 ईस्वी में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नंदलाल बोस बाद में शांति निकेतन में कला विभाग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। अगला है अखिल भारतीय व्यापार संघ यानी कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था?
तो कांग्रेस का प्रथम महामंत्री जो था वो था दीवान चमन लाल, यहाँ पे बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन बम्बई में किया गया और उस वर्ष के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो प्रधान अध्यक्ष लाला लाजपत राय को ही इस ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया था और दीवान चमन लाल अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के महामंत्री बनाया गया था। और 1926 में व्यापार संघ अधिनियम द्वारा यह स्वीकार किया गया कि हड़ताल मजदूर संघों को वैध जो है हथियार हैं। अगला है 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था वो स्थित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वो है आपके कहाँ, रंगून और सिंगापुर। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी आज़ाद हिंद फौज के गठन का सबसे पहले विचार जो है मोहन सिंह के मन में आया था, कैप्टन मोहन सिंह के मन में। और इसके पहले डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को मलाया प्रायद्वीप में की गई थी। कालांतर में इसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस के सौंप दी गई है। और बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार का गठन किया एवं INA के 2 मुख्यालय रंगून और सिंगापुर में स्थापित किए थे। अगला है हमारा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अनहैप्पी जो इंडिया पुस्तक है उसके राइटर हैं लाला लाजपत राय। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, बहुत बार पूछी गई है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। एक नरम दल था, एक गरम दल। लाला लाजपत राय नरम दल से संबंधित हैं, गरम दल से संबंधित हैं। और 1928 में आए साइमन कमीशन जो भारत आया था का लाहौर में विरोध किया था इन्होंने, और इसी विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने से इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक की रचना की थी। अगला है प्रार्थना समाज प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज 1928 ईस्वी में प्रेरणा लेकर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला, जिसके उपरांत महाराष्ट्र में 1849 ईस्वी में परमहंस सभा आरंभ की गई थी और 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में एक प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसके संस्थापकों में मुख्य रूप से आत्माराम पांडुरंग थे। अगला है 1891 के जनगणना आयुक्त थे। तो 1891 में जो जनगणना हुई थी उसके आयुक्त यानी प्रमुख थे वो थे बेंस। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में जनगणना का जो प्रारंभ हुआ था 1872 यानी लॉर्ड मेयो के शासनकाल से माना जाता है। और लेकिन नियमित जनगणना की बात करेंगे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से माना जाता है और उस समय 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त WW प्लाडेन महोदय थे और 1891 ईस्वी के जनगणना आयुक्त JA बेंस थे। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा ही कहा गया था, जो इसे स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। यानी प्रतिक्रियावादी वायसराय लॉर्ड लिटन के बाद सज्जन वायसराय लॉर्ड रिपन 1880 ईस्वी में भारत आया था। वह एक अच्छा शासक था और साथ ही भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में सुविधा प्रदान की। उसने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती। 1884 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद के कारण त्यागपत्र दे दिया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। और अगला क्वेश्चन हमारा, अपने किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? वो अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन 1920। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। तब से इसका हर वर्ष वार्षिक अधिवेशन भारत में कहीं न कहीं होता रहा है और आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव को पारित किया जाता रहा है। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने प्रथम बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो गदर पार्टी को पहले जो है भारतीय एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1913 में, ठीक है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों के मद्देनजर विदेशों में भी इसका प्रसार हुआ था और 1913 में प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 में स्टार्ट हुआ था।
प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जो है लाला हरदयाल तथा कुछ अन्य के सहयोग से विदेशों में लोगों को क्रांति के प्रति सजग किया गया और 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सोहन लाल सिंह भाकना, ठीक है, सोहन सिंह भाकना हिंद एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की और लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में, ये भी पूछा गया है, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में। अगला है हमारा भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1931 में। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 में पारित किया गया। 20वीं शताब्दी में राजनीतिक आंदोलन में आई गति के कारण उक्त अधिनियम पारित किया गया, जिससे भारत में हो रहे आंदोलन को दबाया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा 1927 की बटलर कमेटी के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारतीय नरेशों के द्वारा किस वकील को चुना गया था? तो वो वकील था आपका सर लेजली स्कॉट, ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1927 ईस्वी में सरकार ने भारतीय रियासतों की समिति अथवा बटलर समिति की नियुक्ति की और भारतीय नरेशों ने एक बहुत सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। स्कॉट का तर्क यह था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां तक उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात शेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो वो नहीं था, जो नहीं था वो है आपका AP सिन्हा, बाकी मिस्टर फजल अली, हरदेनाथ कुंजरू, KM पन्नीकर इससे संबंधित हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज होने पर भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, जिसमें फजल अली के अतिरिक्त जो है पंडित हरदेनाथ कुंजरू, KM पन्नीकर थे। इस आयोग ने 14 राज्य और 5 केंद्र शासित राज्य बनाने की सिफारिश की थी। अगला है किसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1901 में जो पुरातत्व विभाग है हमारा, ठीक है, इसका डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था, वो क्या था? सर जॉन मार्शल को। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1899 ईस्वी में भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन बना। उसने भारत में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर पद पर कर सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया और मार्शल ने सैंधव सभ्यता को प्रकाश में लाने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन हमारा 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय चेतना समिति की नियुक्ति किसने की थी? तो 1938 में राष्ट्रीय चेतना समिति की नियुक्ति की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्र के विकास के लिए एक खाका तैयार करने पर विचार किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया और इस समिति के गठन का जो उद्देश्य था वो देश के विकास के बारे में योजना को बनाना था। अगला है हमारा दांडी स्थित है। तो दांडी मार्च पता है आपको गांधी जी ने स्टार्ट की थी। तो दांडी स्थित है आपका नवसारी में, और नवसारी कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी दांडी समुद्र के किनारे नवसारी जिले यानी गुजरात में स्थित है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने 78 मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है बहुत बार 78 सत्याग्रह या अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचकर नमक उठाकर कानून का उल्लंघन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि गांधी जी ने दो दांडी मार्च किया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था, कितने सत्याग्रहियों के साथ किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। तो अगला है निम्नलिखित में से कागज का प्रचलन भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो कागज का जो प्रचलन भारत में कह रहा है तो यहाँ पे डी अरबों के द्वारा, ठीक है, अरबों के द्वारा, यानी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में कागज का जो प्रचलन चीन में प्रारंभ हुआ था और भारत में कागज का जो प्रचलन अरबों द्वारा किया गया था। कागज के प्रयोग में आने से पहले लेखन कार्य ताम्रपत्रों, भोजपत्र और शिलालेख पर होता था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भाई इसको देख लेते हैं। पहला है चरक। तो चरक ने कौन सा लिखा था? चरक जो है चिकित्सा से संबंधित हो जाएंगे। दूसरा है ब्राह्मीर। ब्राह्मीर का संबंध आपका ज्योतिष शास्त्र से हो जाएगा और भास्कराचार्य का संबंध आपका गणित से हो जाएगा और विशाखदत्त का संबंध नाटक से हो जाएगा।
यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चरक ने चरक संहिता की रचना की थी जिसका संबंध चिकित्सा से है, और ब्राह्मण ने ज्योतिष ग्रंथ यानी बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका लिखी थी, और भास्कराचार्य ने गणित पुस्तक यानी लीलावती की रचना की थी, और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा था। अगला है आधुनिक मानव होमोसेपियंस संबंध है। तो आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस का संबंध है आपका ब्लेड से, यानी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का संबंध ब्लेड से है। भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं उन्हें मध्य पाषाण काल में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो अमीर खुसरो ने जो नहीं लिखी गई थी वो पूछा गया है, वो है मुंतखब उल लवाब। ठीक है, ये अमीर खुसरो की नहीं है। बाकी मजनू लैला, सरीने खुसरो, नूप सिपहर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नूप सिपहर ये पूछी गई है। तो ये तीनों बुक अमीर खुसरो की हैं। आप इसका एक ऑप्शन देख सकते हैं। अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज जिला गांव में 1553 में हुआ था। उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतू, नूह सिपहार व तुगलकनामा, हस्त विहिस्त, मजनू लैला, सीरीन एक खुसरो इत्यादि हैं। मुंतकल लुआफ जो है वो खफी खां की रचना है, ना कि अमीर खुसरो की, इसलिए यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे GIC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा 2012 को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।